सभी प्रतियोगी हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट केयर या हिंदी ग्रामर गुरु सीकर को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको हिंदी भाषा, व्याकरण, काव्य शास्त्र, साहित्य के इतिहास तथा युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण के बेहद ज्ञानोपयोगी वीडियो निःशुल्क देखने को मिलेंगे। ये हमारा विश्वास ही नहीं, आपसे वादा है कि ऐसे शानदार और बेमिसाल वीडियो आपको YouTube पर पैसे देकर भी कहीं नहीं मिलेंगे। एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर हम आपकी ज्ञानवर्द्धि में सहायक नहीं हुए तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट केयर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज विद्यार्थियों की कॉम्पिटिटर की अत्यधिक डिमांड पर आज हम टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। जो पहला टेस्ट है हमारा कॉमन रूप से है, लगभग हमने सभी टॉपिकों को शामिल करने का प्रयास किया है। अब के बाद में या इसके बाद में जो भी क्वेश्चन पेपर होगा, जो भी टेस्ट होगा, वह टॉपिक वाइज होगा। यूँ कह सकते हैं कि हम YouTube के ऊपर जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे उस टॉपिक से संबंधित ही 2-3 टेस्ट लेने का प्रयास करेंगे, ताकि कॉम्पिटिटर या स्टूडेंट स्वयं का आकलन कर सके कि मैं कहाँ तक आत्मसात कर रहा हूँ, कहाँ तक इस बात को ग्रहण कर रहा हूँ, कहाँ तक समझ रहा हूँ टॉपिक को। तो चलो बिना देर किए आज हम इस टेस्ट श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज कॉमन है पेपर, तो विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हमने कहा है इसमें कि हिंदी का पेपर है और यूजफुल फॉर ऑल जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए उपयोगी है। अब देखो, हूबहू एग्ज़ाम की तरह हमने बनाने का प्रयास किया है इस टेस्ट सीरीज को कि प्रत्येक प्रश्न का अंक बार 1 अंक का है, ऋणात्मक अंकन 1/3 होगा। स्टूडेंट यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन को देखकर अपनी कॉपी पेन लेकर बैठे और अपनी कॉपी में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने मन से लगा सकता है। हम पहले सरसरी तौर से सभी स्टूडेंट्स को, हमारे YouTube देखने वालों को एक बार सभी क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन हैं उनका एक बार सरसरी तौर से उनके ऊपर गौर कर लेते हैं, सरसरी तौर से उनको दिखा देते हैं ताकि स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटर है, इन सभी का उत्तर लगा सके। तो देखो, प्रथम स्क्रीन के ऊपर आपको 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। आप चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्रीन रोक कर देख सकते हैं या चलते हुए भी देख सकते हैं, और अपने मन से आप अपनी कॉपी में ईमानदारी से इनके आंसर ब शायद जो भी आपको लग रहा है वह आप लिख सकते हैं। उसके बाद में हम इन सभी 30 क्वेश्चनों की अभी इसी वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और ऐसी शानदार व्याख्या करेंगे कि आपको स्वयं को लगेगा कि बहुत ही शानदार तरीके से हमें बताया गया है। तो आप पहले इन सभी 30 क्वेश्चनों को स्क्रीन रोक कर देख सकते हैं या यूँ जो हम दिखा रहे हैं उस स्क्रीन के माध्यम से भी देख सकते हैं। हमारा यह विश्वास ही नहीं, हम आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं कि जैसी हम व्याख्या कर रहे हैं, या यूँ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हम आपको यहाँ YouTube के ऊपर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, शायद ही ऐसा कोई चैनल हो जो इतनी अच्छी सारगर्भित व्याख्या करता हो या इतने अच्छे तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन के चारों विकल्प के बारे में अच्छे से समझाने का प्रयास करता हो। हमारा जो मूल टारगेट है, हमारा जो मूल उद्देश्य है वह यही है कि स्टूडेंट को अधिक से अधिक, यूँ कहूँ कि चारों विकल्पों के बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त हो। पेपर का मतलब पेपर ही हो और ऐसी फीलिंग हो कि जैसे क्लास में बैठकर इस क्वेश्चन पेपर को हल कर रहा है, ऐसा हम यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि स्टूडेंटों ने 30 क्वेश्चन देख लिए होंगे, आप आराम से 30 क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलो अब प्रारंभ से इन सभी क्वेश्चनों की अपन व्याख्या कर लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है अपना आज का, हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है। बिल्कुल सिंपल है, आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर लगा चुके होंगे, लेकिन हम इसका सही आंसर बता रहे हैं। इसका जो एक्यूरेट, जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, वह है फारसी भाषा का है। हिंदी शब्द है वह फारसी भाषा का है। दूसरा क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द छांटिए। इसमें है कैंची, अमृत, नारियल और
इतवार। अब आप गौर करो कि कैंची तत्सम शब्द कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्तरी का तद्भव होता है कैंची। अमृत, अब देखो इसमें खास बात, नीचे री की मात्रा है और यह आपको पता है कि री वाले सारे तत्सम शब्द ही होते हैं। ये सभी बातें आप हमारे आगे आने वाले तत्सम तद्भव देशज और विदेशी का जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें बहुत अच्छे से तत्सम और तद्भव को पहचानने के इतने शानदार नियम हम बताएंगे कि आपको भ्रांति होगी ही नहीं कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। इसलिए हमारे YouTube चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे आगे आने वाले जो वीडियो हैं, आज हम जिन क्वेश्चनों की व्याख्या कर रहे हैं उनमें बहुत ही अच्छी सारगर्भित बातें बताई जाएंगी। तो जो नारियल है वह तत्सम नहीं हो सकता, क्योंकि इसका तत्सम नारिकेल होता है। ईतवार है, ये खुद तद्भव है, इसका तत्सम आदित्यवार होता है। आगे अपन बात करें अगले वाले क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द छांटिए। तो देखो तद्भव शब्द कौन सा है, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि तद्भव शब्द कौन सा है इसमें। कि देखो जामाता, जामाता तद्भव शब्द नहीं है, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वह जमाई होता है। यह स्वयं तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है जमाई। यहाँ आपको तद्भव शब्द बताना है। नींबू है, यह वास्तव में तद्भव शब्द ही है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वह है निम्र होता है, निम्र। पृष्ठ है, यह तत्सम है क्योंकि इसका तद्भव पीठ होता है। अज्ञान है, यह खुद तत्सम है क्योंकि अजान इसका तद्भव रूप होता है। आगे वाला क्वेश्चन है कि अखबार शब्द कौन सी भाषा का है। बिल्कुल आपने उत्तर लगा लिया होगा, तो इसका सही उत्तर है अरबी। अखबार शब्द है वह अरबी भाषा का है। आगे वाला क्वेश्चन है वह कौन गा रही है। रेखांकित पद है, आपको बताना है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, संकेतवाचक विशेषण है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, फिर अव्यय पद है। देखो बिल्कुल कॉमन बात है, वह कौन गा रही है। यहाँ हमने अभी कुछ समय पहले एक 3 मिनट का छोटा सा निश्चयवाचक सर्वनाम और जो संकेतवाचक विशेषण उसमें अंतर करने के 7 नियमों का मात्र 3 मिनट का एक वीडियो बनाया है। उसमें हमने सारे नियमों को समाहित करने का प्रयास किया। यद्यपि फिर भी सारगर्भित व्याख्या हम हमारे आने वाले वीडियो जिसमें हम विशेषण के बारे में आपको बताएंगे, वहाँ बहुत सारगर्भित व्याख्या करेंगे। फिर भी यहाँ सरसरी तौर से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह वास्तव में संकेतवाचक विशेषण है। क्यों है? क्योंकि वह शब्द कौन जो सर्वनाम है, इसके स्थान पर कोई भी संज्ञा रखी जा सकती है, जैसे राधा रख सकते हैं। तो क्वेश्चन हो तो अपना वाक्य बन गया कि वह राधा गा रही है। तो देखो यहाँ राधा गा रही है, इसके बारे में वह शब्द संकेत कर रहा है। यद्यपि यह शब्द विशेषण है, सर्वनाम है, फिर भी संज्ञा के पहले आकर, सर्वनाम के पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है, उसकी ओर संकेत कर रहा है, इसलिए क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। अब देखो आगे वाला 6वां क्वेश्चन है कि संज्ञा का रूपांतरण किस स्तर पर नहीं होता है। यह हम बहुत अच्छे से हमारे संज्ञा वाले टॉपिक में बताने का प्रयास करेंगे। फिर भी यहाँ पर जो अपन देख पा रहे हैं, इसका जो सही उत्तर है, 6वां क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर है वह है काल के आधार पर। काल के आधार पर संज्ञा का रूपांतरण कभी भी नहीं होता है। काल के आधार पर संज्ञा का रूपांतरण नहीं होता है। अगले वाला जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, 7वां क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा है वह नहीं बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जाती हैं। देखो किससे भाववाचक संज्ञा नहीं बनती है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। एक अच्छे कॉम्पिटिटर के लिए, एक अपने विषय में अच्छी समझ रखने वाले, अच्छी पकड़ रखने वाले कॉम्पिटिटर के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जाती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से कभी भी भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जाती हैं। कैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम, राम से भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती। जातिवाचक से बनाई जा सकती है, जैसे बच्चा है उससे बचपन हो जाएगा। विशेषण से भी होता है, क्योंकि सुंदर है उससे सुंदरता हो जाएगा। अव्यय से भी बन सकती है, ऐसे इन तीनों से बन सकती हैं। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो, जैसे भाववाचक संज्ञा की बात करें, जैसे भीतर है तो भीतर अव्यय है और भीतरी भाववाचक संज्ञा हो गई। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, मूल सर्वनाम नहीं है। मूल सर्वनाम आपको पता है ही, मूल सर्वनाम 11 होते हैं और आपको यह ध्यान होगा ही कि कौन कौन से होते हैं 11। मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, ये 11 मूल सर्वनाम होते हैं। इनमें से मूल सर्वनाम देखो हम, यह नहीं है, क्योंकि ये मैं का बहुवचन रूप है। आगे वाला जो क्वेश्चन अपन देख रहे हैं
नवा क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चा पंक्ति में चल रहा है, रेखांकित पद में विशेषण है। यद्यपि इस बात को हम हमारे विशेषण वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाएंगे, ये हमें विश्वास नहीं, आपसे वादा कर रहे हैं कि हमारे जैसा शायद ही कोई समझा पाए। तो देखो यहाँ फिर भी हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी व्याख्या करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो देखो, प्रत्येक बच्चा पंक्ति में चल रहा है, यहाँ प्रत्येक शब्द में अपने को बताना है कि क्या है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवर्तीवाचक है या फिर समुदायवाचक है। यहाँ देखने वाली बात यही है कि आप गौर से देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है प्रत्येक में, देखो प्रत्येक में यद्यपि वीप्सावाचक विशेषण होता है, लेकिन यहाँ वीप्सावाचक विशेषण विकल्प में नहीं दिया हुआ है, इसलिए गणनावाचक इसका सही उत्तर होगा। गणनावाचक में 1 2 3 4 प्रत्येक ये सब गिने जाते हैं। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे शब्द आते हैं। आवर्तीवाचक में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसे शब्द आते हैं। और समुदायवाचक में 2, 4, 8 ऐसे शब्द आते हैं। तो अपन आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन से शब्द में कौन सा विशेषण है। अगले वाला जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, वह 10वां क्वेश्चन है कि सनसनाता हुआ तीर है वह हरिण के आर पार निकल गया, रेखांकित पद में पदबंध है। अब अपने को यह बताना है कि रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है। तो देखो इस पद में है कौन सा पदबंध है कि अब देखो सनसनाता हुआ शब्द तीर के पहले लगा है, तीर के पहले लगा है सनसनाता हुआ शब्द। तो यहाँ स्वाभाविक सी बात है कि तीर संज्ञा है और संज्ञा के पहले सनसनाता हुआ लगा है, तो सीधा सा उत्तर अपने आप आ गया कि संज्ञा पदबंध है, ये संज्ञा पदबंध है। अगले वाला क्वेश्चन है कि खटास संज्ञा का विशेषण होगा, जो खटास संज्ञा है उसका क्या विशेषण होगा, खट्टा होगा। इसका सही उत्तर है खट्टा, क्योंकि खट्टापन, खटाई और खटाईपन है। खटाईपन तो वैसे है ही नहीं शुद्ध, लेकिन ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाओं के रूप हैं। केवल खट्टा क्या है, विशेषण है। अगले वाला क्वेश्चन है कि धन संज्ञा से बनने वाला विशेषण है। वैसे धन संज्ञा से बनने वाले विशेषण ही हैं ये लगभग सारे, लेकिन जो उचित विशेषण की बात करें, प्रॉपर विशेषण की बात करें तो वह है धनी। धन संज्ञा से धनी विशेषण बनता है। अब देखो आगे अपन बात करें 13वां क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। तो चारों विकल्प आप देख लिए होंगे और अपने हिसाब से आपने उत्तर लगा भी लिया होगा। तो अपन देख पा रहे हैं कि यह बेवफा शब्द है, यह संज्ञा नहीं है। बेवफा शब्द है, यह संज्ञा नहीं है, क्योंकि बेवफा शब्द में है ये विशेषण है। बेवफा शब्द है ये विशेषण है, बाकी जो तीनों शब्द हैं ये संज्ञा हैं। अगले वाले क्वेश्चन की अपन बात करें, अगले वाला जो क्वेश्चन है अपना, उसमें आप देख रहे हैं कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो गौर करो आप, होली शब्द है, होली शब्द वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। होली शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आगार शब्द में संज्ञा है, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। तो देखो आगार शब्द में वैसे समुदायवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर समुदायवाचक संज्ञा ये जो विकल्प है ये नहीं होता तो समुदायवाचक संज्ञा को किसमें शामिल किया जाता है, जातिवाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर समुदायवाचक भी दे रखा है, तो उत्तर यहाँ पर होगा समुदायवाचक संज्ञा। अगले वाला क्वेश्चन है, मूल रूप से सर्वनामों की संख्या मानी जाती है। मूल रूप से सर्वनामों की संख्या कितनी मानी जाती है, 11 मानी जाती है, जो अपन कुछ समय पहले ही इस बारे में जिक्र कर चुके हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, तीसरा अपराधी बच निकला, रेखांकित पद में विशेषण है। तो इस बारे में भी अपन पहले ही जिक्र कर चुके हैं, जो पहले क्वेश्चन आया था उसमें, कि जो तीसरा है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम की बात है। इस प्रकार इसका जो उत्तर होगा वह कर्मवाचक विशेषण होगा। अगले वाला जो क्वेश्चन है अपना 18वां जो क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं 18वें क्वेश्चन में हमने कहा है कि वह काफ़ी थक गया है। वाक्य में क्रिया विशेषण है। वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो देखो काफ़ी है और थक गया है। अब इनकी हमने यूँ कहें कि हम आपको जब क्रिया विशेषण बताएंगे तो बहुत शानदार तरीके से बताएंगे, बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे कि जैसे क्रिया के पहले क्या लगाकर देखना पड़ेगा, कि जैसे कैसे, कितना, कब, उनसे अपने आप इन सब का पता लग जाएगा। जैसे रीतिवाचक की बात करूं तो क्रिया के पहले कैसे लगाकर उत्तर आता है, कैसे लगाने से उत्तर आता है तो रीतिवाचक हो जाएगा। जैसे वह काफ़ी थक गया, कैसे थक गया, इसका उत्तर इससे कैसे से नहीं आया तो रीतिवाचक तो नहीं है।
रीतिवाचक नहीं है। आगे अपन बात करें स्थानवाचक, स्थानवाचक का उत्तर क्रिया के पहले कब लगाने से होता है, तो कब थक गया, इसका उत्तर भी नहीं आया। कब से भी मतलब इसका उत्तर नहीं आया। परिणामवाचक, देखो कितना थक गया, इससे उत्तर आया काफी थक गया, इसका मतलब इसका उत्तर क्या है, परिमाणवाचक है। कालवाचक, कालवाचक में पूछा गया है समय कि कब, स्थानवाचक में कहाँ होता है, सॉरी कहाँ थक गया, इसका उत्तर नहीं आया। कालवाचक में होता है कब, तो कब, कालवाचक के माध्यम से भी इसका उत्तर नहीं आया। इसका मतलब सही उत्तर क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसका सही उत्तर है। आगे वाला क्वेश्चन की बात करें तो किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय नहीं है। बहुत सीधा तरीका है, शत्रु चारों ओर फैल गए, बिल्कुल शत्रुओं का जो है ये है, शत्रु चारों ओर फैल गए, इस वाक्य में आप देख ही रहे हैं। तो इस वाक्य में है संबंध बोधक अव्यय नहीं है, देखो यही बताना है। अब इसमें शत्रु का किसी और से कोई संबंध नहीं है, शत्रु चारों ओर फैल गए, इसमें केवल शत्रु शब्द है, इसका कहीं किसी से कोई संबंध नहीं बताया हुआ है। इसका मतलब इसी वाक्य में संबंध बोधक अव्यय नहीं है। आगे वाले तीनों वाक्यों में है, देखो बोध सरीखे राजा, बोझ का और राजा का संबंध है सरीखे शब्द से, इस कारण संबंध बोधक अव्यय है। कटोरे भर भीख, कटोरे और भीख का संबंध है भर से, इस कारण संबंध बोधक है। गाड़ी का और समय का से संबंध है, पहले से संबंध है, इस कारण संबंध बोधक है। अब देखो आगे, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का भेद नहीं है। अगले वाला क्वेश्चन है ये, इसका उत्तर अपने को बताना है कि कौन सा व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का भेद नहीं है। तो इसका उत्तर है क्या है, विरोध बोधक। तो देखो जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं उसके दो भेद होते हैं, एक तो समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। ये विरोध बोधक है, ये समानाधिकरण है, क्योंकि जो समानाधिकरण के चार भेद होते हैं वो यही होते हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध बोधक और परिणाम बोधक, ये चार होते हैं। इस कारण ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। व्यधिकरण के चार होते हैं, कारण बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक और संकेत बोधक। तो संकेत बोधक के स्थान पर ये विरोध बोधक आ गया, इस कारण यह नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन है अपना कि बचाओ अव्यय है, ये बचाओ जो अव्यय है ये कौन सा है, तो सीधी सी बात है भय बोधक है। जो बचाओ अव्यय है वह भय बोधक अव्यय माना गया है। अगले वाले क्वेश्चन की अपन बात करें 22वें क्वेश्चन की, तो छात्र पुस्तक पढ़ रहे होंगे, वाक्य में काल है, वाक्य में कौन सा काल है, ये बिल्कुल सिंपल है। जब हम काल बताएंगे तो विस्तृत रूप से इसके बारे में जानकारी बताएंगे, और जैसे अंग्रेजी के काल एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ते हैं, हमने भी, यद्यपि हमारा 3 मिनट का जो एक वीडियो है काल का, उसमें प्रत्येक काल की हमने एक पहचान बना रखी है, वो भी आप वर्तमान में देख सकते हैं। और विस्तृत रूप से हम काल के बारे में जब पढ़ाएंगे आपको, तो आप वहाँ अच्छे से समझ पाएंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। तो देखो छात्र पुस्तक पढ़ रहे होंगे, होंगे शब्द ये दिखा रहा है कि क्या है वाक्य में क्या है, संदिग्धता है, इसका मतलब है संदिग्ध वर्तमान काल है इस वाक्य में। राजदूत का स्त्रीलिंग होता है, बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि राजदूत का स्त्रीलिंग क्या होता है, राजदूत ही होता है, क्योंकि पदवाची शब्दों का कभी भी लिंग परिवर्तन नहीं होता है। राजदूत, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी हैं, प्रिंसिपल, इंजीनियर, इनके कभी भी हैं वो स्त्रीलिंग रूप नहीं बनते हैं, जो पदवाची शब्द हैं उनका। अगले वाला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका बहुवचन अन्य से भिन्न है। तो गौर करने वाली बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो नाना का जो बहुवचन है कभी भी नाना ही होता है, मतलब इसका बहुवचन रूप नहीं बनता है। योद्धा का बहुवचन योद्धा ही होता है, दादा का बहुवचन दादा ही होता है, लेकिन भांजा का बहुवचन है वह भांजे होता है, अर्थात यह है, ये अन्य से भिन्न है। आगे वाला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं कि निम्न में से कौन से शब्द का पुल्लिंग रूप नहीं बनता है, कौन से का पुल्लिंग रूप नहीं बनता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अप्सरा, औलाद और सरकार, इन तीनों का ही पुल्लिंग रूप नहीं बनता है, इसका मतलब इसका विकल्प उपर्युक्त सभी, यह सही विकल्प माना जाएगा। आगे वाले अपन बात करें अगले वाले क्वेश्चन की, तो अपन देख पा रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द है वह पुल्लिंग है। आगे वाला क्वेश्चन है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, सेना, प्रजा, कौम, समुदाय। यद्यपि लिंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छी ट्रिक्स हमारे पास है, लेकिन हम अगले वाले टॉपिक में बताएंगे, हमारा जो लिंग का टॉपिक होगा उसमें अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। फिर भी यहाँ आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। सेना स्त्रीलिंग है, कौम स्त्रीलिंग है, प्रजा स्त्रीलिंग है, लेकिन समुदाय पुल्लिंग का है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग है, ये देखना है अपने को। तो देखो संसद स्त्रीलिंग है, झुंड, समाज और कबीला, ये सारे क्या हैं, पुल्लिंग हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है अपन देख पा रहे हैं 28वां क्वेश्चन है
कि जो चींटी शब्द का है, चींटी का पुल्लिंग क्या होता है, चींटी का पुल्लिंग क्या होता है। अच्छी समझने वाली बात है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो पुल्लिंग है वो नर और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, नर और मादा लगाकर बनाया जाता है। चींटी शब्द इसी श्रेणी में है। तो इसका जो पुल्लिंग होगा वह होगा नर चींटी, इसका पुल्लिंग होगा वह होगा नर चींटी। तो देखो आगे वाला जो क्वेश्चन है वह अपन देख पा रहे हैं, जो अपना क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, उसमें आप देख पा रहे हैं कि 29वें क्वेश्चन में हमने कहा है कि जापान वासी उस घटना को भूल चुके होंगे वाक्य में काल है। देखो चुके होंगे आया है तो निश्चित बात है होंगे शब्द से संदिग्ध है, लेकिन चुके हैं इसका मतलब भूतकाल है, इसका मतलब काल हो गया संदिग्ध भूतकाल। आगे वाला जो क्वेश्चन है अपना वो देख पा रहे हैं आप, मैं खाना खा चुका हूँ वाक्य में काल है, खाना खा चुका हूँ भी है और चुका भी है, इसका मतलब सीधी सीधी बात है। यद्यपि काल वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाएंगे हम, फिर भी अपन देख सकते हैं यहाँ कि आसन्न भूतकाल है, चुका भी है और हूँ भी है, इसका मतलब आसन्न भूतकाल है। यहाँ हमने हमारे चैनल से संबंधित या आपके उत्साहवर्धन के लिए एक टैगलाइन जोड़ी है कि आपको जिद्द है सिलेक्शन पाने की, तो हमें भी जिद्द है आपका सिलेक्शन करवाने की, स्टूडेंट केयर। तो चलो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये व्याख्या है, जो सारगर्भित व्याख्या हमने की है, ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। और हम इसी आशा के साथ विराम ले रहे हैं आज कि हम जो भी आगे जो टेस्ट सीरीज चलाएंगे वह टॉपिक वाइज चलाएंगे और इतने शानदार चलाएंगे कि हमारे YouTube चैनल के अलावा आपको कहीं कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या यूँ कह सकते हैं कि आप हमारी वीडियो देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे, यह हमारा वादा है। तो आज के लिए इतना ही।